गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 8th सोशल स्टडी के हिस्ट्री के चैप्टर 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके पहले वाले हमने चैप्टर को दो भाग में डिवाइड कर दिया था। इसके पहले वाले भाग में हमने प्रारंभिक तैयारी के साथ साथ संगठन और भैरमगढ़ बस्तर में विद्रोह कब हुआ था और स्वराज के लिए संघर्ष, इनके लिए क्या क्या था हमने अध्ययन कर चुका था। और आज का जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसके साथ साथ ही हमने नरम दल और गरम दल का भी अध्ययन कर लिया था। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी। तो देखिए, सन 1920 से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। आप सभी को पता है क्यों? तो गांधी जी का नेतृत्व शैली एवं आंदोलन की नई पद्धति ने राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक व्यापक बनाया। क्यों? क्योंकि इनमें स्वाधीनता संघर्ष में एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। तो देखिए, पहले हम महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। ऐसे तो आप सभी को मालूम ही होगा, लेकिन उनका पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड में की थी और उसके बाद उन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की। साथ साथ रूप में दक्षिण अफ्रीका भी गए। दक्षिण अफ्रीका में गोरों द्वारा वहाँ उन्होंने अफ्रीकी लोगों तथा वहाँ रहने वाले भारतीयों को हिंद समझा जाता था। उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहाँ के भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अंग्रेज शासकों के विरुद्ध संघर्ष भी किया। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ रंगभेदी व्यवहार को देखकर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, जिसमें सरकार को क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। ठीक है। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी सन 1915 से ईस्वी से भारत लौटे थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में उनका जो पदार्पण प्रथम महायुद्ध के दौरान हुआ था। उन्होंने अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष का अपना तरीका विकसित किया। उनका व्यवहार, अनुभव और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त किया। वे आंदोलन के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना उचित नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि हमें सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए, अर्थात सत्याग्रह करना चाहिए। तो देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए अन्याय करने वाले सहयोग न करना अर्थात असहयोग आंदोलन, और साथ ही साथ अनुचित बातों को मानने से इनकार करना अर्थात अवज्ञा। तो गांधी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण करके भारतीयों की दशा का क्या किया? अध्ययन किया। इसलिए उन्होंने किसानों, मजदूरों और दलितों की समस्याओं को भी उठाया। गांधी जी लोगों की छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए आंदोलन करते थे। वे सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करे, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाए, शराब की बिक्री को बंद करें। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों लाखों की संख्या में लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन के लिए भी निकल पड़े। अब देखिए, उसके बाद उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए पूर्व गांधी जी के नेतृत्व का मुख्य यहाँ से सत्याग्रह किए गए। ठीक है। तो देखिए, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, कंडेल सत्याग्रह। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्या है। तो देखिए, बिहार अंचल के चंपारण जिले में अंग्रेज जमींदारों द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए क्या किया जाता था? विवश किया जाता था। तो अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जे के बाद अफीम, जूट और नील की खेती को भी बढ़ावा दिया। अंग्रेज किसानों को जबरदस्ती नील उगाने के लिए क्या करते थे? बाध्य करते थे। अफीम, नील, जूट ये तीनों ही व्यावसायिक फसलें थी। इनका किसानों के लिए कोई उपयोग नहीं था। वे उन्हें बाजार में या फिर अंग्रेज जमींदार को बेचते थे। अफीम का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था। उस वक्त अंग्रेज व्यापारी इसे चीन में ले जाकर बेचते थे, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा होता था। ठीक है। लेकिन सन 1920 के दशक से पहले इनकी खेती होती थी। आज इनकी खेती नहीं होती, क्योंकि जूट तो आप जानते ही होंगे, इससे रस्सी, बोरे, कपड़े, थैले आदि बनाए जाते हैं। ठीक है। तो नील उगाने को मजबूर किए जा रहे किसान कई बार विरोध भी करते थे। तो अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने चंपारण जाकर सत्याग्रह किया था। अब उनका दूसरा सत्याग्रह क्या था? तो खेड़ा सत्याग्रह था। तो देखिए, अब खेड़ा सत्याग्रह में तो गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल पड़ा और प्लेग भी फैला। फलस्वरूप लगान चुकाना किसानों के लिए क्या हो गया था? असंभव हो गया था। लेकिन खेड़ा जिले में लगान बंदी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी का नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा और लगान को भी माफ कर दिया गया। अब उनका तीसरा सत्याग्रह क्या था? तो कंडेल सत्याग्रह था। अब ये कंडेल सत्याग्रह क्या था? तो देखिए,
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कंडेल ग्राम का सत्याग्रह देशव्यापी हो गया, क्योंकि धमतरी के पास एक महानदी के तट पर रुद्री नामक स्थान है, जहां काडम सिल्ली में से इसी नदी पर बांध बनाया गया है। इसमें नहर निकाली गई थी, जिस पर सरकार नहर कर वसूलती थी। इसके लिए 10 वर्षीय अनुबंध करना भी पड़ता था। वह राशि इतनी अधिक हो जाती थी कि इस राशि से किसान अपने आप में ही सिंचाई के लिए एक विशाल तालाब निर्मित कर सकते थे। अतः किसान उस अनुबंध के लिए तैयार नहीं थे, तो अंग्रेजी प्रशासन ने जबरदस्ती कंडेल ग्राम नहर पानी छोड़ दिया। किसानों से हर्जाना वसूल करते हुए अनुबंध के लिए बाध्य भी किया। पानी चोरी करने का भी आरोप लगाया। साथ ही साथ ग्रामवासियों को सत्याग्रह करना पड़ा, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ के राजनेता कौन कौन थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इस आंदोलन के क्या थे, सूत्रधार थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उनका कंडेल सत्याग्रह हो गया। साथ ही साथ गांधी जी के 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आगमन से यहाँ की राजनीतिक हलचलें बढ़ी और राष्ट्रीय आंदोलन और तीव्र हो गया। रायपुर धमतरी में प्रवास में गांधी जी के स्वागत हेतु अपार जन समूह भी उमड़ पड़ा। आंदोलन की इस शानदार विजय के बाद गांधी जी ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में यहाँ की जनता का मार्गदर्शन तथा उत्साहवर्धन किया। जनता का उत्साह क्या था, दर्शनीय था। उस समय धमतरी के प्रसिद्ध मैकई चौक में गांधी जी की भाषण की भी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा, गांधी जी का उनका जीवन परिचय, साथ ही साथ उन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन सा सत्याग्रह किया था, इसको हमने जाना। मिल मजदूर आंदोलन बोला जा रहा है, तो मिल मजदूर आंदोलन तो लगातार महंगाई बढ़ते जाने पर ही अहमदाबाद की सूती कपड़े की मिलों के मजदूरों के वेतन में वृद्धि नहीं की जा रही थी और बोनस भी नहीं दिया जा गया था। तो गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में क्या किया, आंदोलन किया। अतः मालिकों को हार माननी पड़ी। इस समय मजदूरों में राष्ट्रीय जागृति आ चुकी थी और सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई में मजदूरों ने हड़ताल कर दी और 1917 में रूस की क्रांति की सफलता के कारण भारत में ही मजदूर संगठनों की क्या हो गई, स्थापना हुई। तो इन संगठन में कई बार मजदूर हितों के लिए संघर्ष और आंदोलन किया और उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मिल बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव में थी। यहाँ के मजदूरों में राष्ट्रीय आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मजदूरों में हड़ताल कर दी। इस हड़ताल का नेतृत्व वहां पर वकालत कर रहे ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने किया। इस समय तक संपूर्ण भारत राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रभाव से क्या हो चुका था, उत्साहित था। तो देश में बढ़ते जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1919 में रोलेट एक्ट नामक नया कानून बनाया, जिससे देखिए रोलेट एक्ट नामक कानून कब बनाया गया था, तो 1919 में बनाया गया था। इसे सरकार को किसी भी भारतीय को बिना किसी आरोप सिद्ध हुए या न्यायालय में पेश किए बगैर कारागार में बंद करने का अधिकार था। काला कानून के रूप में कुख्यात इस एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण देश में भी विरोध की लहर क्या हो गई थी, फैल गई थी। ये वाला बाघ हत्याकांड भी था इसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन ने पंजाब में अधिक उग्र धारण किया। सरकार का दमन चक्र और तेज हुआ। राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। यह बाग 3 ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था और एकमात्र छोटी गली से बाग में आने जाने का क्या था, रास्ता था। और 13 अप्रैल 1919 की इस सभा में काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। इनमें युवक, वृद्ध, पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे। तभी अचानक ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें कई सौ दो निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग घायल हुए। वह बैसाखी त्यौहार का दिन था। तो जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। यहाँ जंघई हत्याकांड के कारण संपूर्ण भारत में आक्रोश एवं विरोध प्रकट करने के लिए सर्वत्र सभाएं भी हुई और बिलासपुर एवं रायपुर में भी सभाएं हुई, जहाँ उस हत्याकांड की आलोचना कटु शब्दों में की गई। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान सर की उपाधि का परित्याग भी
परित्याग भी कर दिया। इससे मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद को जन वर्गीय राष्ट्रवाद से परिवर्तित कर दिया। अब देखिए ये क्या समझा हमने तीसरे पॉइंट के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी के बारे में समझा हमने। ठीक है, अब हमारा चौथा पॉइंट है इसी में पूर्ण स्वराज्य की ओर। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय जनता बहुत क्या थी, संतप्त थी और इंग्लैंड की संसद के उच्च संसद ने तो जनरल डायर के कार्यों का भी समर्थन किया था। इन घटनाओं से अंग्रेजों की न्यायपरायणता से उदारवादी नेताओं का भी विश्वास जाता रहा। इन्हीं दिनों भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया और तुर्किस्तान के सुल्तान विश्व के सभी मुसलमानों के क्या थे, धर्मगुरु थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की की कई सरकार पर समझौते के अंतर्गत कठोर शर्तें लाद दी और उसके अनुसार खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इन्हें पुनः स्थापित करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया। यही खिलाफत आंदोलन कहलाता है। ठीक है, और साथ ही साथ 1 अगस्त को यह असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया और असहयोग आंदोलन को देश भर में समर्थन मिला। विद्यार्थी भी अब बड़ी संख्या में क्या होने लगे, उसमें शामिल हुए और राष्ट्रीय शिक्षा देने वाले विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना हुई। तो राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया तथा वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, वकीलों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और उन्हें होली जलाई गई। छत्तीसगढ़ में किसानों एवं मजदूरों ने अत्यधिक उत्साह और तत्परतापूर्वक भी भाग लिया। जनता ने कांग्रेस के कार्यक्रमों का प्रबल समर्थन किया। स्वदेशी का प्रभाव गांव-गांव में पहुंच गया। अंग्रेजों के अत्याचार, गोलीबारी और गिरफ्तारी आंदोलन की लहर यहीं नहीं रुक सकी और अंग्रेजों ने आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का भी प्रयास किया। अब देखिए असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के कारण अंग्रेज के वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के मन में सरकार के कार्यों में बाधा डालने के लिए चुनाव लड़कर विधानमंडलों में प्रविष्ट होने का विचार आया और अंग्रेजों में ही कुछ सदस्यों ने स्वराज दल के नाम से एक स्वतंत्र गुट बनाया और 1923 के विधानमंडल के चुनाव में जीतकर केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों में पहुंचे और केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने नागरिक अधिकारों का हनन करने वाली सरकारी योजनाओं का विरोध किया। मध्य प्रांत के विधानमंडल में छत्तीसगढ़ के स्वराज्य दल के चुने हुए प्रतिनिधियों ने 1919 के अधिनियम की कमियों को उजागर भी किया। क्या आप यह भी जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत से नौजवान क्रांतिकारी तरीके से संघर्ष करना चाहते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी सशक्त क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले जाने के कारण उन्हें निराशा हुई। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी आंदोलन पुनः प्रारंभ किया। पुराने सक्रिय क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ साल्यान, राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी इनके क्या थे, नेता थे। इन क्रांतिकारियों में लखनऊ के निकट कांकोरी में रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना को लूट लिया और सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर में पुलिस सार्जेंट सैंडल्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडल्स ने एक प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके साथ भगत सिंह और सुखदेव ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। उनके बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना या घायल करना नहीं था, बल्कि उनकी बात आम जनता तक पहुंचाना था। इसलिए बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहे। इस बम कांड में गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडल्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। आजाद के शहीद होने के पश्चात पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया। इसी बीच राष्ट्रीय आंदोलन में नौजवान नेताओं पर समाजवादी विचारों पर एवं रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। समानता का अधिकार समाज की स्थापना में राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया। इसमें प्रमुख नेता कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस थे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राजाओं द्वारा शासित राज्यों में शुरू हुए जनता के संघर्ष को आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने में सहायता की। सुभाष चंद्र बोस कुशाग्र बुद्धि वाले ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर देश के विद्यार्थियों और जवानों को आज़ादी के संघर्ष में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संपूर्ण भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से लोकप्रिय हैं। सन 1929 ईस्वी के दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त तक निरंतर संघर्ष करते रहने की शपथ ली और 26 जनवरी 1923 को संपूर्ण देश में प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया। गांधी जी ने वायसराय से नमक पर लगे कर तथा नमक बनाने के सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की। नमक जैसे आवश्यक वस्तु पर कर लगाया जाना अन्यायपूर्ण था। नमक सत्याग्रह प्रतीकात्मक था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के सभी अत्याचारों एवं अन्यायपूर्ण कानूनों को क्या करना है, अवहेलना करना। गांधी जी ने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया और 335 किलोमीटर की इस पदयात्रा में असंख्य कार्यकर्ताएं आ मिले और 6 अप्रैल से 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र तट में नमक बनाकर उन्होंने कानून भंग किया। इसके साथ ही देश भर में कानूनों की अवज्ञा का आंदोलन प्रारंभ हो गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदा-ई-खिदमतगार नामक संगठन बनाया और पेशावर में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर नगर पालिका की बैठक में शासकीय भवनों पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं संपूर्ण भारत में कर न दो और पट्टा मत लो का आंदोलन शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह कार्यक्रम का सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। यह आंदोलन सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला प्रभावकारी आंदोलन रहा। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीण एवं आदिवासियों ने विशेष साहस का प्रदर्शन किया था। ब्रिटिश सरकार ने जंगल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि वनस्पति का जंगलों पर पुश्तैनी अधिकार था। साथ ही साथ दुर्ग जिले का मोहबना जंगल सत्याग्रह शांतिपूर्ण एवं सफल रहा। पौड़ी गांव के जंगल सत्याग्रह में जन समुदाय को भी प्रभावित किया। रुद्री नामा गांव का जंगल सत्याग्रह इतना उग्र था कि संपूर्ण धमतरी तहसील उसके प्रभाव में आया। महासमुंद जिले के तमौरा गांव में एक महिला दयावती के नेतृत्व में धारा 144 तोड़कर जंगल कानून भंग किया गया और पकरिया जंगल सत्याग्रह में 2000 ग्रामीणों ने अपने 4000 पशुओं के साथ जंगल कानून तोड़ा। इस मध्य 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाप्त सप्ताह मनाने की योजना बनाई गई, जिसका स्वरूप था झंडा दिवस, बहिष्कार दिवस और राजबंदी दिवस। साथ ही साथ 8 जनवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में द्वितीय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम तय हुआ। इसमें विदेशी वस्तु बहिष्कार मुख्य कार्यक्रम था, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली ढंग से संचालित हुआ। इन संचलन में जगह जगह सत्याग्रह आश्रम स्थापित किए गए। इसके बाद सन 1937 ईस्वी में देश भर में विधानमंडलों के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव के बाद अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेसी सरकार के जनता की भलाई के लिए कई काम किए, किंतु 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भाग लेने का निर्णय अंग्रेज शासकों द्वारा किए जाने के कारण इन सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर गांधी जी से देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए अनुरोध किया। मध्य संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर होती रही। राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर कार्य संचालित करने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का संगठन स्थापित किया और कालांतर में त्वरित कार्यवाही हेतु आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जिसमें छत्तीसगढ़ में भी युवकों ने अंशबली में बम कांड जैसा साहसिक कार्य करने का संकल्प किया था। उन्होंने रायपुर नगर में अपने साथियों के साथ मिलकर बम रिवॉल्वर बनाना सीख लिया था। इसमें परसराम सोनी, सुधीर बखर्जी, मंगल मिस्त्री, सुसर्वबंधु आदि
अनेक लोग शामिल थे। ठीक है, यह इतिहास में यह रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता था, जिसमें 15 अभियुक्ति एवं 71 गवाह थे और रायपुर षड्यंत्र के क्रांतिकारी को कठोर सजा भी दी गई। साथ ही साथ मुंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया और ब्रिटिश सरकार ने हर संभव कठोरता एवं बर्बरता से आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया। अंततः गांधी जी ने पूरे देश से आह्वान किया, करो या मरो का नारा लगाया। साथ ही साथ वायसराय ने अंग्रेज और मुस्लिम लीग के नेताओं से चर्चा की। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कार्यकारी परिषद से मुस्लिम प्रतिनिधियों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार मुस्लिम लीग को मिले, यह कांग्रेस को मान्य नहीं था। मार्च 1946 में अंग्रेज सरकार ने स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार कर ली और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता वार्ता आवश्यक माना गया। इधर फरवरी 1946 के प्रांतीय परिषदों के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से सफलता मिली थी, इसलिए 1946 में अंतरिम सरकार के गठन को स्वीकृति मिली, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही क्या हो गए, प्रभावित हुए। पुनः वार्ता की गई। निर्णय हुआ कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत से बाहर चले जाएंगे। इस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। इंग्लैंड की संसद में एक कानून पारित किया गया जिसे 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य विवाद को सुलझाने का जो बहुत ही अधिक प्रयास किया गया था, अतः देश में हो रहे दंगे और अंतरिम सरकार ने मतभेद तथा तनाव के कारण देश का विभाजन अनिवार्य हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए विभाजन परिषद का सीमा आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया और 1947 में सभी राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों देशों की सीमाएं निर्धारित की गई। ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अंतर्गत भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों में बांट दिया गया। इसलिए 15 अगस्त भारत में 15 अगस्त तथा पाकिस्तान में 14 अगस्त को अपना